डियर स्टूडेंट्स, मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। जैसा कि आप लोग को ज्ञात होगा कि हम लोग इस समय कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान भूगोल के तीसरे अध्याय जल संसाधन का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हमारी अंतिम क्लास होगी, जिसमें हम लोग देखेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के महत्व के बारे में, और हम बात करेंगे जल संग्रहण के बारे में, जल संग्रहण की विभिन्न विधियों के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के बारे में। तो चलिए आज की क्लास हम बिना देर किए हुए शुरू करते हैं, और आप लोग इस क्लास को ध्यान से देखिएगा और अपने अधिक से अधिक मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और अंत में एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग को ज्ञात ही होगा, कल की क्लास में मैंने आपको इन परियोजनाओं और किस नदी पर हैं और इनसे लाभान्वित राज्यों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे दी थी आपको, और मैंने इन्हें आपको मैप में भी दिखाने का प्रयास किया था। तो आज हम इन परियोजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आप एक बार इनको देखते जाइए और क्विक रिवीजन फटाफट कर लीजिए, फिर हम इनके महत्व के बारे में देखना प्रारंभ करते हैं। तो एक बार आप इनको ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, ये भी परियोजनाएं हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। अब हम परियोजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करना शुरू करते हैं। तो चलिए, आज की हमारी सबसे पहली परियोजना है आपके सामने भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना, देखिए क्या लिखा हुआ है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। याद रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ये किन किन राज्यों के सहयोग से बनाई गई थी, इसको तो मैंने आपको कल बता ही दिया था, और ये कहाँ पर बनी है ये भी मैंने आपको बता दिया था। तो ये बनी है पंजाब में। कहाँ पर? सतलज नदी पर। कहाँ पर बनी है? सतलज नदी पर भाखड़ा नामक स्थान पर बनी है, इसीलिए इसे भाखड़ा नांगल बांध भी कहा जाता है। ठीक है ना, ये बात को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। बाकी लाभान्वित राज्य मैंने कल ही आपको बता दिए थे। आप एक बार इन बांध की लंबाई और ऊंचाई देख लीजिए। तो ये जो बांध है 235 मीटर ऊंचा है, जो कि भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, कल ही मैंने आपको इसको बताया था। अगर आपने कल की क्लास देखी होगी तो आपको इसके बारे में अवश्य ही पता होगा। तो चलिए, उसके बाद मैंने इसके बारे में एक और बताया था कि यह विश्व का सर्वोच्च गुरुत्वीय बांध है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि गुरुत्वीय बांध क्या है, तो कल की क्लास आप ध्यान से देख लीजिएगा, आपको मालूम चल जाएगा कि गुरुत्वीय बांध क्या है। ठीक है ना। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है भाखड़ा बांध का जो जल होता है इसके पीछे निर्मित गोविंद सागर जलाशय में एकत्रित किया जाता है। मतलब जो भाखड़ा नांगल बांध है, इसका जल किस जलाशय में एकत्रित होता है? गोविंद सागर जलाशय में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है जब आप इसके बारे में विस्तार पूर्वक लिखेंगे तब। ठीक है ना, ये ध्यान में रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाखड़ा नांगल बांध का महत्व क्या है, तो आप इसको पॉइंट वाइज नोट करिएगा। पॉइंट वाइज क्या नोट करिएगा? पहला पॉइंट है आपके लिए, भाखड़ा नागल परियोजना के अंतर्गत 3 विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं, जहां से 1024 मेगावाट जल विद्युत शक्ति उत्पन्न की जाती है। ये फैक्ट है आपके लिए, नोट करिएगा। आप इसको अपनी कॉपी में जरूर नोट करिएगा। कम से कम आपको 3 महत्व या 2 महत्व तो याद ही रखने हैं। ये पेपर में पूछा गया, अभी मैं आपको प्रश्न भी दिखाऊंगा कि ये कैसे पूछे गए हैं। ठीक है ना, ये बात को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो क्या भाखड़ा नागल परियोजना के 3 महत्व कम से कम ध्यान में रखेंगे आप? पहला है, इस परियोजना के अंतर्गत 3 विद्युत गृह बनाए गए हैं, जहां से 1024 मेगावाट जल शक्ति का उत्पादन किया जाता है। अर्थात यहाँ से विद्युत का उत्पादन किया जाता है, जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ठीक है ना। अब हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं, दूसरा इसका उपयोग क्या है। आप इसका दूसरा उपयोग देखिए, ध्यान दीजिए। इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इसके जो मुख्य नहर की लंबाई है वो 174 किमी है। तो आप इसको, ये बात को आप ध्यान में मत रखिए। तो यहाँ से ऐसे आप लिखेंगे, इससे जो नहर बनाई गई है उसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। और इस नहर ने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन भी किया है। यह आपका दूसरा उपयोग हो गया, दूसरा उपयोग हो गया। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। और इस
बांध ने अर्थात इस परियोजना ने हरित क्रांति के उद्देश्यों को पूरा करने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। तो 3 उपयोग क्या क्या हो गए? एक तो इसके तहत 3 जल विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं जहां पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। दूसरा, इससे जो नहर निकाली गई है उससे सिंचाई का काम किया जाता है। और तीसरा लिखिएगा, इस बांध ने या इस परियोजना ने हरित क्रांति के उद्देश्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। और एक पॉइंट और चाहिए तो लिख सकते हैं कि इस परियोजना से जो उत्पादित विद्युत है उसका उपयोग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा राजस्थान के उद्योगों में किया जाता है। याद रखिएगा, जो बिजली से, ये पानी से जो बिजली बनाई जाती है उसका उपयोग उद्योगों में अधिक मात्रा में किया जाता है, इसका भी इससे लाभ हुआ है। तो आपके 4 पॉइंट हो गए। अब 3 अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं जो आपको याद रखने होंगे। चलिए, तो दूसरा देखा जाए, दामोदर घाटी परियोजना। क्या लिखा है? दामोदर घाटी परियोजना। जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था कि ये झारखंड में बनी हुई है, दामोदर नदी पर बनी हुई है, झारखंड में बनी है और दामोदर नदी में बनी हुई है। ये बात को ध्यान दीजिएगा। दामोदर नदी क्या है? हुगली की एक सहायक नदी है। हुगली की एक सहायक नदी है, ये भी आप ध्यान में रख लेंगे। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे देखिए क्या कहा जाता है। जो दामोदर नदी है उसको बंगाल का शोक कहा जाता था, क्योंकि प्रतिवर्ष इसमें वर्षा ऋतु में भारी बाढ़ आती थी जिससे बहुत अधिक विनाश होता था। परंतु जब दामोदर घाटी का परियोजना प्रारंभ की गई तो इसके द्वारा यहाँ पर आने वाले बाढ़ में बहुत ज़्यादा मात्रा में नियंत्रण पा लिया गया, जिससे इसका पहला महत्व तो यही हो गया कि बाढ़ की मात्रा को कम करना। ठीक है। और दूसरा महत्व आपका ये हो जाएगा कि यहाँ पर विद्युत परियोजना बनी है जिसका उत्पादन विद्युत में किया जाता है। ये सबके लिए होगा, क्योंकि जो भी बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई है वो सामान्यतया जल विद्युत उत्पादन के लिए ही बनाई गई है। देखिए यहाँ पे दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस परियोजना के अंतर्गत की गई थी? तो दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? दामोदर घाटी में आने वाली बाढ़ को नियंत्रित करना, जल विद्युत का उत्पादन करना, जिससे लाभान्वित होने वाले राज्यों का बहुआयामी विकास हो सके। तो आपको इसको बस सुनते जाइए, लिखना नहीं है। अभी क्या लिखना है मैं आपको ये बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए, यहाँ पर कल ही मैंने आपको बताया था कि यह भारत की जो है पहली नदी घाटी परियोजना थी। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना थी। कौन सी? दामोदर नदी घाटी परियोजना। इसके अंतर्गत दामोदर नदी पर निम्नलिखित बांधों का निर्माण किया गया था। आप इसमें से कुछ याद रख लीजिएगा, जैसे मैथन, तिलैया और बाल पहाड़ी। मैथन, तिलैया और बाल पहाड़ी आप याद रख लीजिए। पंचेत हिल भी आप याद रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन मैथन और तिलैया याद रखिएगा। चलिए, अब इसका महत्व हम लोग देखते हैं। महत्व क्या है हमारे लिए? इम्पॉर्टेंट है महत्व। देखिए इधर आप, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया ही कि परियोजना के कारण पश्चिम बंगाल बाढ़ मुक्त हुआ है। जो दामोदर नदी पश्चिम बंगाल का शोक मानी जाती थी, इस परियोजना के कारण उसमें बाढ़ में नियंत्रण पा लिया गया है, जिससे पश्चिम बंगाल लगभग बाढ़ मुक्त हो गया है। ठीक है। तो आप पहला पॉइंट लिखेंगे कि इस परियोजना के कारण पश्चिम बंगाल में आने वाली विनाशकारी बाढ़ों से मुक्ति मिली है। पहला पॉइंट आपका हो गया। दूसरा पॉइंट आप ये लिखेंगे, इस परियोजना से लगभग 6600 मेगावाट विद्युत उत्पन्न किया जा रहा है, जिसका उपयोग पश्चिम बंगाल और झारखंड में किया जाता है। ठीक है, आपका ये दूसरा उपयोग हो गया। और आप तीसरा उपयोग लिख लीजिएगा कि इस परियोजना से मृदा क्षरण और भूमि क्षरण की समस्या से भी निजात मिली है। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो तीसरा उपयोग हो गया। और अगर आप चौथा उपयोग इसका लिखना चाहते हैं तो ये क्या लिखेंगे आप कि इससे एक नौवहन योग्य जलमार्ग का भी निर्माण हुआ है। नौवहन अर्थात जिसमें पानी की जहाज चलती है उसे हम नौवहन कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ परिवहन, जो बस ट्रेन आदि चलती हैं उसे परिवहन कहा जाता है, तो पानी में जो जहाज़ें चलती हैं उसको नौवहन कहा जाता है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो आपके इतने इम्पॉर्टेंट महत्व हो चुके हैं, और बाकी आपके लिए कुछ और ख़ास इसमें नहीं है। ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि मत्स्य पालन किया जाता है, ये तो फिक्स ही है। कहीं भी परियोजना बनी तो जलाशय बनेगा, जलाशय बनेगा तो मत्स्य पालन होगा ही होगा। तो मत्स्य पालन होगा, वहाँ की खूबसूरती देखने के लिए पर्यटक भी जाएंगे, जिससे पर्यटन का भी विकास इनके द्वारा हो जाता है। ठीक है ना, आप ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए इसमें, इस परियोजना के बारे में। तो चलिए, इस परियोजना में बस इतना ही। अब हम लोग अगली परियोजना पे आगे बढ़ते हैं। इसमें बस आप केवल महत्व याद रखिए, केवल महत्व।
ध्यान दीजिएगा, केवल और केवल इनके महत्व याद रखिए, क्योंकि बाकी जो बताना था कल की क्लास में मैंने आपको बता दिया है। आज आपको केवल इनका महत्व ध्यान में रखना है। चलिए, तो अब देखते हैं हीराकुंड परियोजना जो कि उड़ीसा में है। मैंने आपको कल एक कोड बताया था, मैंने कहा था आप पढ़ लीजिए, मऊ हीरा, मऊ हीरा क्या था, हीराकुंड, महानदी, उड़ीसा, मऊ हीरा, ठीक है। और भाभी टिहरी भी मैंने आपको बताया था, टिहरी के लिए। तो चलिए अब हम लोग देखना शुरू करते हैं इसके महत्व के बारे में। क्या है इसके महत्व, देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है, इस परियोजना के अंतर्गत 3 विद्युत केंद्र का उत्पादन किए या स्थापित किए गए हैं, जिनकी क्षमता 3.55 हजार किलोवाट है, अर्थात 3550 किलोवाट है। यहाँ से 3500 किलोवाट की बिजली लगभग पैदा की जाती है। उसके बाद अगला देखेंगे आप, दूसरा इसका उपयोग, इस परियोजना से 2.6 लाख हेक्टेयर की भूमि सिंचाई की जाती है। तो इस परियोजना से ऐसे आप लिख सकते हैं, मान लीजिए मान आपको न याद हो तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि इस परियोजना के द्वारा लाखों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। और यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि हजारों किलोवाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अगर आपको नहीं याद हो रहा है तब तो मैं आपको ये ऑप्शन बता दे रहा हूँ कि आप ऐसा कर सकते हैं। और हीराकुंड के बारे में हमने देखा था कि ये भारत का सबसे लंबा बांध है, याद रखिएगा, भारत का सबसे लंबा, भारत क्या है, विश्व का सबसे लंबा बांध है। इसकी टोटल लंबाई है 25.8 किलोमीटर, 25.8 किलोमीटर, परंतु इसका जो मुख्य बांध है वो है 4801 मीटर लंबा, 4801 मीटर लंबा है, जिसे हम 4.8 किलोमीटर भी कहते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। ये बात को आप जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। तो इस तरह से आपको हीराकुंड परियोजना का महत्व भी पता चल गया। आपको 2 महत्व मालूम है इसमें, यहाँ पे 2 महत्व लिखिएगा बस, बाकी ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमारा आता है उत्तर प्रदेश से जुड़ी परियोजना, जिसे कहा गया है रिहंद बांध परियोजना, रिहंद बांध परियोजना, ठीक है ना। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो इसे गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना भी जाना जाता है, अर्थात गोविंद बल्लभ पंत सागर यहीं बांध के बगल में बना हुआ है, ठीक है ना। ध्यान में आप रख लीजिएगा इस बात को। तो देखिए क्या लिखा गया है, यह परियोजना जो है सोन नदी की सहायक रिहंद नदी पर बनी हुई है। कहाँ पर बनी है, रिहंद नदी पर बनी है, जो कि सोन नदी की सहायक है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि रिहंद नदी पर बनी है। ये किस नदी की सहायक है, सोन नदी की सहायक है, ठीक है। रिहंद नदी का जो उद्गम है वो छत्तीसगढ़ से होता है, ये आपके लिए जरूरी नहीं है। इस परियोजना के अंतर्गत गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक एक जलाशय का निर्माण किया गया है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आपने पिछले वाले में देखा था कि वहाँ पर भी एक जलाशय का निर्माण किया गया था, यहाँ पर भी एक जलाशय का निर्माण किया गया है। जाहिर सी बात है, क्योंकि आप बांध बनाएंगे तो उसके पीछे पानी रुकेगा, उसी पानी रुके हुए पानी को जलाशय कहा जाता है। जब पानी रुका होता है तो उसे जलाशय नाम दिया जाता है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। हमें पढ़ना है क्या, इसका महत्व पढ़ना है, महत्व हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, महत्व। तो देखिए सबसे पहली चीज़, इस परियोजना के कारण रिहंद नदी में आने वाली बाढ़ को नियंत्रित किया जा सका है। याद रखिएगा, पहला आप इंपॉर्टेंट नोट लिखिएगा इसमें, मतलब पहला महत्व, इस परियोजना के कारण रिहंद नदी में आने वाली बाढ़ को नियंत्रित किया गया है। और इस परियोजना से लंबी लंबी नहरें निकाली गई हैं। दूसरा उपयोग है इसका, दूसरा महत्व है, इस परियोजना से लंबी लंबी नहरें निकाली गई हैं, जिसका प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, सिंचाई के लिए किया जाता है। तीसरा आप इसका उपयोग लिख लीजिएगा कि इस परियोजना में ओबरा नामक स्थान पर जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है, जिससे 300 मेगावाट की बिजली पैदा की जाती है। याद रखिएगा, 300 मेगावाट की बिजली पैदा की जाती है। तो आपके 3 महत्व इसके हो गए। आप इसको 3 महत्व अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। मैंने जैसे जैसे बोला वैसे वैसे आप अपनी कॉपी में लिखते जाइएगा। चलिए अब हमारे लिए आता है टिहरी, उत्तराखंड में स्थित भारत का सबसे ऊंचा बांध, टिहरी बांध परियोजना। कल हमने बताया था ना भाभी टिटहरी, तो क्या है ये, भागीरथी और भिलांगना नदी पर बना हुआ टिहरी बांध है। भागीरथी और भिलांगना नदी पर बना हुआ टिहरी बांध है, जो कि उत्तराखंड में बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है जी, उत्तराखंड में बना हुआ है। जब इसका निर्माण शुरू हुआ था तो ये उत्तर प्रदेश का ही भाग था, लेकिन जब अलग हो गया 9 नवंबर 2000 को तो ये उत्तराखंड में चला गया, ठीक है। तो इसका महत्व आप देखिएगा
कि टिहरी बांध योजना का सबसे पहला महत्व क्या है। तो इसका सबसे पहला उद्देश्य था जल विद्युत का उत्पादन करना। याद रखिएगा, तो लिखिएगा कि इस बांध के द्वारा जल विद्युत का उत्पादन किया गया है। ये तो मैंने कहा आपको सब में रहेगा, यहाँ पे 3 बताए गए हैं, आपको इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। और दूसरा क्या कह रहा है कि इससे प्राप्त विद्युत का उपयोग उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली में किया जा रहा है। फिर क्या कह रहा है कि इस परियोजना के कारण गंगा यमुना दोआब के लगभग भूमि की सिंचाई की जाती है। गंगा यमुना दोआब के लगभग भूमि की सिंचाई की जा रही है। और इस परियोजना के अंतर्गत मत्स्य पालन और पर्यटन का भी विकास हो रहा है। याद रखिएगा, मत्स्य पालन और पर्यटन का भी विकास हो रहा है। तो 3 उपयोग आपके इसके मिल गए टिहरी बांध परियोजना के। फिर आप देखिए नागार्जुन सागर बांध परियोजना। नागार्जुन सागर बांध परियोजना, तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि इसकी स्थिति कहाँ है, कृष्णा नदी पर। कल मैंने इसका भी आपको कोड बताया था, कृष्ण अर्जुन अंधे। कृष्णा नदी, नागार्जुन बांध, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसका फ़ायदा किसको किसको मिलता है, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को मिलता है। तो चलिए अब हम लोग ध्यान देते हैं आगे महत्व पर इसके। तो क्या है, पहला महत्व तो यही होगा कि इस परियोजना से जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। पहला उद्योग जिसका उपयोग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में किया जाता है, और इसका प्रयोग आंध्र प्रदेश की लाखों हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने में किया जाता है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। और इस बांध परियोजना के अंतर्गत बने नागार्जुन सागर जलाशय, देखिए यहाँ भी एक जलाशय बना है, में मत्स्य पालन किया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को आजीविका प्राप्त हो रही है। तो 3 महत्व इसके हो गए, आप इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। तो देखिए सबके महत्व एक ही जैसे हैं, कोई अंतर नहीं है इनमें, बस आपको एक बार ध्यान में रखना है। एक बार आपने पढ़ लिया तो सारे के सारे महत्व आपको तैयार हो जाएंगे। देखिए तुंगभद्रा परियोजना, ये आपके लिए उतनी महत्व की नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है उसे मैं आपको अभी एक बार बता दे रहा हूँ, कौन कौन सी आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक बार आप इसको देख लीजिए नज़र घुमाकर, तुंगभद्रा परियोजना का महत्व क्या है। तो देखिए तुंगभद्रा परियोजना का महत्व क्या है। सबसे पहले तो वही कहानी कि बांध से निर्मित जो जलाशय है, इससे लाखों हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाता है, और उसके बाद इस बांध के द्वारा जल विद्युत गृहों को स्थापित किया गया है, जिनकी क्षमता हज़ारों किलोवाट में है, जिनकी क्षमता हज़ारों किलोवाट में है। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। और इनका प्रयोग सिंचाई के लिए भी किया जाता है। तो ये इसका महत्व हो गया। अब आपके लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना आती है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो कि राजस्थान में है। कहाँ पे है, राजस्थान में। कल मैंने आपको बताया था कि ये जो नहर है कहाँ से निकाली गई है, हरिके बांध से निकाली गई है, जो सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर निर्मित है। याद रखिएगा, सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर निर्मित है। और इसको जल की आपूर्ति किस जलाशय से होती है, पोंग जलाशय से। अर्थात जो हरिके बांध बनाया गया है, इसके बगल में पोंग जलाशय है, वहीं से इसको पानी मिलता है। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो इसका प्रयोग, इस नहर परियोजना का प्रयोग सिंचाई के लिए किया गया था। राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई के लिए किया गया था। ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में जानकारी हमने दे दी। इसमें आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है रिहंद बांध परियोजना। उसके बाद दूसरे नंबर पर इम्पॉर्टेंस है टिहरी बांध परियोजना, टिहरी बांध परियोजना। और फिर आप याद रख लीजिएगा भाखड़ा नागल परियोजना और दामोदर घाटी परियोजना। तो आप इन परियोजनाओं को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये बात को ध्यान में रख लीजिए। तो इस प्रकार से प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं और उनका महत्व सेगमेंट समाप्त होता है। तो हम चलेंगे जल संग्रहण पर। जल संग्रहण पर, जल की कमी के कारण तो मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। अब हम आते हैं जल संग्रहण पर। किस पर, जल संग्रहण पर आएंगे। तो चलिए अब हम लोग अगली हेडिंग ध्यान देते हैं कि जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं। जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं। तो जल संरक्षण का मतलब क्या है,
जल संसाधन का समुचित और बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग ही जल संरक्षण कहलाता है, जिससे आने वाली पीढ़ी को भी पर्याप्त मात्रा में शुद्ध जल उपस्थित रहे। जैसे हमने सतत पोषणी विकास कहा था, बस वैसा ही। तो क्या कहा कि जल संरक्षण जल संसाधन का समुचित एवं बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग, जिससे अधिक से अधिक लोगों की भलाई हो सके, जल संरक्षण कहलाता है। सबसे पहले परिभाषा लिखिएगा, मैं बोल रहा हूँ। जल संसाधन के समुचित और बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग, जिससे अधिक से अधिक लोगों की भलाई हो सके, जल संरक्षण कहलाता है। जल संरक्षण कहलाता है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है सबसे पहले कि जल संरक्षण की आवश्यकता क्या है। तो एक बार आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन आपको एक बार देखना चाहिए। तो क्या लिखा हुआ है, जल एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिसके बिना कोई भी जीवधारी जीवित नहीं रह सकता। तो जाहिर सी बात है, इसीलिए तो जल संरक्षण की आवश्यकता है। किसी भी प्राणी को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता है। जल ही जीवन है, ऐसा कहा गया है, याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद क्या कह रहा है, यह समस्त प्राणी के जीवन, रहन सहन, भोजन, कृषि व्यवसाय, जलवायु के निर्माण आदि के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो सीधी सी बात है, किसी भी प्राणी के जीवन, भोजन और कृषि व्यवसाय के लिए आवश्यक है। फिर क्या कह रहा है, वर्तमान समय में तीव्र गति से जल का प्रदूषण मानवीय क्रियाकलापों और औद्योगिक विकास के कारण हो रहा है, जिससे जल संकट गंभीर होता जा रहा है। तो इन्हीं गंभीर संकट से निपटने के लिए जल संरक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए, इस प्रकार से हमने देख लिया कि जल संरक्षण क्या है और जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए, जल संरक्षण की आवश्यकता के बाद हमें बात आती है जल संग्रहण की। जल संग्रहण की, जिसे हम वाटर हार्वेस्टिंग के नाम से जानते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग के नाम से जानते हैं। तो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए क्या करना है हमको, वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि जल संग्रहण क्या है। आप इसको याद रखिएगा। तो जल संग्रहण, वर्षा के जल को पुनः उपयोग करने के लिए उसका संरक्षण करना और भंडारण करना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। क्या कहलाता है, उसका संरक्षण करना और भंडारण करना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। अर्थात ऊपर से प्राप्त होने वाली वर्षा के जल को फिर से उपयोग करने के लिए उसका संरक्षण और भंडारण करना क्या कहलाता है, जल संग्रहण कहलाता है। इस जल का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है जी, बागवानी के लिए किया जा सकता है, पशुओं को पिलाने के लिए, उनको नहलाने के लिए किया जा सकता है, और सिंचाई के लिए भी किया जा सकता है। याद रखिए, पीने के लिए तो नॉर्मली इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं हम लोग, लेकिन इन कामों में इसका उपयोग कर सकते हैं। आप अगर कृषि विज्ञान कक्षा 6, 7, 8 में पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपको वर्षा जल संचयन की एक विधि दिखाई गई होगी। वर्षा जल संचयन की एक विधि दिखाई गई होगी, जिसमें आपको दिखाया क्या गया होगा, क्या दिखाया गया होगा, एक बार ध्यान दीजिएगा आप। कि सबसे पहले एक घर था, उसके बाद घर के ऊपर छत को ऐसे थोड़ा सा ऊपर टाइप से बना दिया गया था, और वर्षा का पानी इसमें आता था, और यहाँ से पाइप लगाकर इसको नीचे लाया गया था, और नीचे एक टैंक बनाया गया था जिसमें इसके पानी को इकट्ठा कर लिया गया था। इसी को बोलते हैं वर्षा जल संचयन या संग्रहण। तो क्यों ऐसा किया गया था, क्योंकि यहाँ पे जो पानी इकट्ठा होगा इसका उपयोग हम लोग विभिन्न कामों में, जैसे बागवानी में, सिंचाई में, और पशुओं को नहलाने में, पिलाने में कर सकते हैं। ये बात को आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये हो गया वर्षा जल संग्रहण। क्या हो गया, वर्षा जल संग्रहण। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वर्षा जल संग्रहण का उपयोग कहाँ होता है। वर्षा जल संग्रहण का उपयोग कहाँ होता है, तो देखिए सबसे पहला तो इसका प्रयोग कृषि कार्यों के लिए किया जाता है। उसके बाद इसका प्रयोग बागवानी के लिए किया जा सकता है। इसका प्रयोग पशुओं को नहलाने, उन्हें खिलाने पिलाने के लिए किया जा सकता है। और अगर हमारे पास पानी नहीं है तो हम इस पानी को शुद्ध करके पीने के लिए भी प्रयोग में ला सकते हैं, अर्थात पीने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद अगर हम अपने घर के ऊपर जल का टैंक बना देते हैं तो वो कमरे को भी ठंडा रखेगा, तो ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से भी राहत मिलेगी। तो वर्षा जल संग्रहण का ये भी हो गया। अब देखिए यहाँ पर नीचे कुछ प्रकार दिए गए हैं जो कि वर्षा जल संचयन की विधि कहलाते हैं। अर्थात जैसे मैंने आपको एक बताया उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर कुछ और हैं, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। कैसे, जैसे पूछा जा सकता है खादीन और जोहड़ से आप क्या समझते हैं, सवाल आपसे दागा जा सकता है।
याद रखिए, वो बंदूक लेके एग्जामिनर बैठा दाग देगा आपके ऊपर। क्या दागा जा सकता है? खादीन और जोहड़ से आप क्या समझते हैं? तो सबसे पहली चीज, खादीन और जोहड़ क्या है? शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जा सकते हैं, जिससे मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के उपयोग में लाया जा सके। तो यही है खादीन और जोहड़, अर्थात शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल को गड्ढे में एकत्रित करना ही खादीन और जोहड़ कहलाता है। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। तो राजस्थान में देखिए इन्हें खादीन कहा जाता है गड्ढों को, और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ कहा जाता है। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। मतलब जो गड्ढे बनाए जाते हैं उन्हें खादीन या जोहड़ कहा जाता है। और फिर देखिए छत वर्षा जल संग्रहण, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कैसे करना है, पीछे ही मैंने आपको बताया। फिर टैंक देखिए, वही बात, टैंक मतलब वही गड्ढा, भूमिगत टैंक है, नीचे ज़मीन में गड्ढा बना दीजिए, वहाँ पे पानी एकत्रित कर लीजिए, जैसे हमारे यहाँ तालाब आदि होते हैं। उसके बाद बाढ़ जल वाहिकाएँ, तो क्या लिखा हुआ है? बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोगों ने अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए बाढ़ जल वाहिकाओं का विकास किया। जैसे मान लीजिए ये नदी है, तो यहाँ का बाढ़ यहाँ तक आ जाता है, तो यहाँ से उन लोगों ने नालियाँ बना दी, नालियाँ, और नालियाँ बनाकर अपने खेत तक लेके चले गए हैं, जिससे बाढ़ आता है तो बाढ़ का पानी खेतों में पहुँच जाता है और सिंचाई का उपयोग हो जाता है। जैसे आप लोग देखिए, आपके यहाँ अगर नहर से सिंचाई होती है तो नहर सिंचाई में भी ऐसा ही कुछ होता है। जब नदियों में बाढ़ आती है तो वहाँ से नहर से पानी पहुँचता है और नहर का पानी हम लोग खेतों में यूज कर लेते हैं। तो कुछ ऐसा ही है, नहर का माध्यम ही है इसमें। फिर ये गुल या कुल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, गुल या कुल आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। एक खादीन और जोहड़ नोट कर लीजिएगा और एक गुल या कुल नोट कर लीजिएगा जरूर अपनी कॉपी में। क्या है? देखिए, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने वर्षा का पानी, झरने का पानी, जैसे गुल या कुल को एकत्रित करने के लिए मोड़ चैनल बनाया था। उदाहरण के लिए पश्चिमी हिमालय, हिमाचल प्रदेश। मतलब इन्होंने क्या किया, जैसे झरने का पानी ऐसे तेज़ी से गिर रहा था, तो इन्होंने यहाँ पर एक ब्लॉक बनाया और उससे पानी को इधर मोड़ लिया। ठीक है, तो उसका प्रयोग इन्होंने पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में खेती के लिए कर लिया, अर्थात पहाड़ी क्षेत्रों में खेती के लिए कर लिया। ठीक है, तो ये आपका गुल या कुल हो गया। ठीक, इस प्रकार से हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। तो इस अध्याय में मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई, जिसमें आपको बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट जानने को मिली। उसके बाद आपने देखा कि जल संरक्षण क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, और जल संग्रहण क्या है, इसके लाभ क्या क्या होते हैं, और यह हम किन प्रकारों से कर सकते हैं। और साथ साथ हमने ये भी देखा कि पृथ्वी पर जल किस प्रकार और कहाँ पर किस रूप में उपस्थित है। तो इसके लिए आप तीनों क्लास अच्छे से देख लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए, आज की क्लास हमारी समाप्ति की ओर अग्रसर है, परंतु जाने से पहले मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिखा देता हूँ, जिससे आपको लगे कि जो आपने पढ़ा वो बेकार नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए देखना शुरू करते हैं। तो देखिए, आप सबसे पहला सवाल ही यहाँ पे दागा गया है, दामोदर घाटी परियोजना की स्थिति और महत्वों का वर्णन कीजिए। मतलब ये कहाँ पर निर्मित की गई है, तो आपको तो मालूम ही है कि यह दामोदर नदी पर झारखंड में निर्मित की गई है। और इसके 3 महत्व बताइए। या तो झोंक दीजिएगा 3 महत्व, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, आपको पढ़ाने लायक है नहीं कुछ इसमें, बस क्वेश्चन मैं दिखाना चाहता था, इसलिए मैं इसको आपको लेके आया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, इसके 3 महत्व हैं जो मैंने आपको पीछे भी बताए हुए हैं। तो आपको इनको देखने की ज़रूरत नहीं, बस एक बार नज़र घुमा लीजिए इनकी ओर, आँख मत फेरिएगा, बंद मत करिएगा, ध्यान देते जाइए। दूसरा देखिए, रिहंद बांध का कोई 2 महत्व पूछा है 2019 में। तो मैंने आपको कहा ना कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के जो महत्व हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ज़रूर ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो इसके भी देखिए 2 महत्व आपको बताए गए हैं, मैंने आपको बताया भी था। फैक्ट नहीं याद होते हैं तो आप लाखों हेक्टेयर करके लिख सकते हैं और हज़ारों वाट बोल सकते हैं, जिससे आप बच जाएंगे। उसके बाद देखिए वही कहानी वर्षा जल संग्रहण की, जिसे मैंने अभी आपको बताया। वर्षा जल संग्रहण क्या है, इसके लाभों को बताइए। तो वही बात है, वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा के जल को फिर से प्रयोग में लाने के लिए उसका संरक्षण और भंडारण करना ही क्या कहलाता है? वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। इसके लाभ देख लीजिए, जो मैंने आपको अभी बताया, पीछे आपने लिखा भी था, जरूर लिखा होगा आपने। तो ये प्रकार से आप इन चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पर यह एक प्रश्न था, बहुउद्देशीय
परियोजनाओं के महत्व, लाभ और उद्देश्य। तो कल तो मैंने आपको इसके बारे में बताया, पूरा विस्तार पूर्वक बताया था। एक बार आप इसको भी नज़र घुमा लीजिए। अगर आप हेडिंग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जैसे इनका प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है, इनका प्रयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है, इनका प्रयोग बाढ़ के नियंत्रण के लिए किया जाता है, इनका प्रयोग मत्स्य पालन के लिए किया जाता है, इनसे उद्योग धंधों का विकास होता है। क्यों? क्योंकि जो पनबिजली पैदा होती है, अर्थात पानी से बिजली पैदा होती है, उससे उद्योगों में मशीनें चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है और यहाँ से सस्ती बिजली उत्पन्न होती है, जिससे कम खर्चे में उद्योग ज़्यादा सामान पैदा करते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे नौवहन भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप बांध बना देंगे तो नदी का जल वहाँ पे गहरा हो जाएगा, जिससे वहाँ पे नाव चल सकती है, जहाज़ें चल सकती हैं। उसके बाद वनीकरण भी कह रहा है कि नदी घाटी क्षेत्रों का वनीकरण किया जाता है, जिससे वहाँ पर वन उपज भी मिलती है और पर्यावरणीय संतुलन भी बना रहता है। तो ये भी आपको एक प्रश्न देखने को मिला। और यहाँ पे एक और दिख रहा है, पर्यटन का विकास। जाहिर सी बात, पर्यटन का विकास भी इससे होता है, क्योंकि वहाँ पर जब परियोजनाएं बनाई जाती हैं तो बांध को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, जिन्हें हम पर्यटन के रूप में जानते हैं। तो ठीक है, ये आपने देख लिया जो मैंने आपको पहले भी बता रखा था। एक सवाल देखिए आपके सामने और उपस्थित है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के 4 लाभ बताइए। ये मैंने आपको कल की क्लास में ही बता रखा है, आपको ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत है नहीं। एक बार आप इनकी ओर भी नज़र घुमा लीजिए। विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, मृदा संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, वृक्षारोपण, मत्स्यन, जल परिवहन। आप हेडिंग बस अपनी कॉपी में नोट करिए, बाकी चीज़ें तो आपको लिखनी है, बाकी चीज़ें आपको लिखनी हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, जिसके बारे में अभी हाल में ही मैंने चर्चा की, अभी तुरंत मैं पीछे चर्चा करके आ रहा हूँ इसके बारे में, तो आपको इसके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ पॉइंट उसमें से आप नोट किए हैं, आपका वही आंसर रहेगा। तो चलिए, आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अब हम लोग कल से भूगोल के अगले अध्याय का अध्ययन प्रारंभ करेंगे, और आशा करता हूँ कि आपने इस क्लास को अच्छे से समझा होगा और क्लास का आनंद लिया होगा। और अगर आपने आनंद लिया है तो इस क्लास को अपने मित्रों से शेयर करना ना भूलें, जिससे इस आनंद की प्राप्ति उनको भी हो। वैसे मुझे पता है कि व्यक्ति के अंदर एक जलन का भाव होता है, वो ये नहीं चाहता है कि दूसरा इसका लाभ उठा पाए, लेकिन आप लोग उस जलन से दूर रहिए और इसका लाभ अपने मित्रों को भी लेने दीजिए। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।